Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court. I am addressing from Iqbal International Law Services for the legal lecture. We are delivering a legal lecture on the topic. आज हमारा जो टॉपिक है how to make a valid sale agreement. आज हम आपको बताएंगे कि वैलिड सेल एग्रीमेंट किस तरह बनाया जा सकता है. वैलिड सेल एग्रीमेंट कि क्या इंग्रेडिएंट है, वैलिड सेल एग्रीमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किस तरीके से हम एक अच्छा और वैलिड सेल एग्रीमेंट बना सकते हैं ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो हम उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जा सके. देखिए, वैलिड सबसे पहले तो एग्रीमेंट इंटर होने के लिए दो पार्टियां ज़रूरी हैं. दो पार्टियों में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें वो एग्रीमेंट करने के लिए, क्योंकि लॉफुल एग्रीमेंट करने के लिए दोनों पार्टियों को जो है वो होना चाहिए, आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए और इन ए गुड सेंस होना चाहिए. वो सेंस में होने चाहिए, अक्ल होनी चाहिए उनको, और इसके अलावा वो बालिग होने चाहिए. पहली बात तो ये है. दूसरी इंग्रेडिएंट उसके लिए ये है कि एक प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए. दो पार्टी होनी चाहिए, एक सेलर और एक परचेजर, और तीसरी होनी चाहिए प्रॉपर्टी. किसी भी सेल एग्रीमेंट के लिए तीन मेन जो आइटम्स होते हैं वो तीन होते हैं. एक प्रॉपर्टी, एक बेचने वाला और एक लेने वाला. ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो नहीं होती. लेकिन उससे पहले जब हम किसी सेल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा क्या जो हमें चीज़ बेच रहा है, जो हमें चीज़ सेल करना चाह रहा है, तो क्या वो चीज़ सेल करने के लिए लीगली तौर पर एनेबल है, क्या वो लीगली तौर पर उस चीज़ को सेल कर सकता है. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या वो प्रॉपर्टी बेचने वाले के नाम है, क्या वो प्रॉपर्टी सेल कर भी सकता है या नहीं सेल कर सकता. सेम टाइम ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम ही नहीं होती. प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है, अभी तक उसकी म्यूटेशन नहीं होती, उसमें ओलिगरेज होते हैं, या कोई और ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वो उसके बाप की प्रॉपर्टी होती है, उसके भाई की प्रॉपर्टी होती है, उसकी वाइफ की प्रॉपर्टी होती है. सेल एग्रीमेंट खुद करने के लिए आ जाता है तो ये भी इलीगल होगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो सेल करने वाला है उसके नाम एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो उसका मालिक एब्सोल्युटली मालिक होना चाहिए, वो एग्रीमेंट करने का मजाज होना चाहिए. अगर सेल एग्रीमेंट करने के लिए वो उसके नाम कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है तो वो वैलिड सेल एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा. तो वैलिड सेल एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी है जो सेलर है वो प्रॉपर्टी उसके नाम होनी चाहिए, और ताकि वो प्रॉपर्टी को आगे बेच सकने के काबिल भी होना चाहिए. तो प्रॉपर्टी जो है वो डॉक्यूमेंट देखने चाहिए कि वो क्या वो प्रॉपर्टी उसके नाम है. अगर उसके नाम प्रॉपर्टी है तो फिर ठीक है, वो प्रॉपर्टी के लिए एग्रीमेंट कर सकता है. अब हम देखते हैं एग्रीमेंट करने के लिए क्या चीज़ें. देखिए, एग्रीमेंट जब हम करते हैं, एक तो ये हो गया, दो पार्टी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई और प्रॉपर्टी भी उसके नाम है. अब सेल एग्रीमेंट देखिए, सेल एग्रीमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट होता है कन्वेंस डीड होता है. तो कन्वेंस डीड बनाने से पहले हम कुछ उसको पे करते हैं. उसमें ये टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए कि ये पेमेंट टोटल कंसिडरेशन ये है, ये एडवांस दी जा रही है, और ये फलां टाइम तक, उसमें डेट लाजमी मेंशन होनी चाहिए कि फलां डेट तक, 2 महीने 6 महीने वटेवर जो आपका म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि फलां डेट तक ये फुल एंड फाइनल पेमेंट करेगा. अदरवाइज नहीं करेगा तो फिर उसके पैसे जो है, ऑफ कोर्स अगर कोई उसके खिलाफ करती है तो उसके पैसे जब्त किए जा सकते हैं. एक बात तो ये हो गई. दूसरी ये बात हो गई कि अगर वो फलां डेट तक अगर फॉर एग्जांपल नहीं करता तो आप उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में जाने के लिए स्पेसिफिक फॉर्म में सूट फाइल करने के लिए उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए कि ये, और उस डेट से अगर वो उस डेट पर प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करता तो हम स्पेसिफिक फॉर्म में सूट में जा सकते हैं विदिन 3 ईयर. लेकिन अगर उसको उसमें डेट ही मेंशन नहीं तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत से कानूनी आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा. इसलिए बेहतर ये, एक तो डेट मेंशन होनी चाहिए कि कब तक आपने पेमेंट करनी है, और उसके बाद हमने पोजीशन आपने देना है, और कब आपने हमारे डॉक्यूमेंट हमारे नाम करने हैं, रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने कन्वेंस डीड करना है. तो उसमें एक डेट मेंशन होनी चाहिए ताकि उस डेट तक अगर वो नहीं करता, हम उसको लीगल नोटिस भेजते फिर भी कंप्लेंट नहीं करता तो हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं. अगर उसमें डेट नहीं होगी तो फिर पॉसिबल नहीं होगा. उसमें मेंशन होनी चाहिए ये एडवांस है और ये बैलेंस अमाउंट है, फलां डेट तक उसको पे करना है, और अगर वो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं. तो ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए ताकि हम उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई कर सकें, कोर्ट में केस फाइल कर सकें. तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर एक अच्छा और वैलिड सेल एग्रीमेंट, और उसके बाद एग्रीमेंट के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है विटनेसेस. मार्जिनल विटनेस होना चाहिए कि इन विटनेस की मौजूदगी में ये एग्रीमेंट हो रहा है, ताकि कल को अगर कोई
केस लिटिगेशन की तरफ जाता है तो वो मार्जिनल जो विटनेस है वो बहुत ज़रूरी है। कोर्ट में आकर इसको टेस्टिफाई करेंगे कि वाकई ये एग्रीमेंट हमारे इन प्रेजेंस हुआ, हमने इसमें सिग्नेचर किए और अब जो है ये कोई भी पार्टी इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए राज़ी नहीं तो ये कोर्ट में केस फाइल किया गया। तो विटनेस होना भी ज़रूरी है। तो अब हमने ये देखा कि वैलिड सेल एग्रीमेंट के लिए विटनेस ज़रूरी है, वैलिड सेल एग्रीमेंट के लिए दो पार्टी ज़रूरी है, वैलिड सेल एग्रीमेंट के लिए जो सेलर उसके नाम प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है, तब जो है एक सेल एग्रीमेंट बन सकेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हाउ टू ड्राफ्ट ए वैलिड सेल एग्रीमेंट। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।